तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे आज के सबसे बड़े इशू पर। क्या हमारी बेटियाँ आज के दिन में सुरक्षित हैं? और ख़ास तौर पे तब जब उनका शोषण करने वाले, उनको एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत बड़े राजनेता हों, बड़ी पार्टियों के सदस्य हों, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हों और वो हमारी ही बेटियों का शारीरिक मानसिक शोषण करते नजर आते हों। और ऐसे इल्ज़ाम एक लड़की ने नहीं, सात सात लड़कियों ने लगाए, जिनमें से एक नाबालिग भी है। महज 16 सवा 16 साल की उम्र की लड़की। और ये आम लड़कियां नहीं हैं, ये हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वो हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। सोने के तगमे जीत के लाई, चांदी के तगमे और ब्रॉन्ज मेडल्स, तांबे के तगमे। और ये वही लड़कियां हैं जिनको जब वो मेडल जीत के आती हैं, हमारे प्रधानमंत्री अपने घर पे उनको खाने पे बुलाते हैं, फोटो शूट्स होते हैं, पूरा मीडिया के सामने वो तस्वीरें भेजी जाती हैं और कहा यह जाता है कि ये लड़कियां मेरी परिवार का हिस्सा है, ये लड़कियां मेरा परिवार हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे जब इनमें से लड़कियां कॉमनवेल्थ गेम में से मेडल जीत के लाई थी। घर में पूरे एथलीट्स जो मेडल जीत के आए थे उनको अपने घर में डिनर दिया गया था और बहुत बड़े लाम लश्कर के साथ तस्वीरें खींची गई थी, जो गोदी मीडिया पूरे देश में कई दिन तक चलाता रहा। और वो लड़कियां जिनको परिवार का हिस्सा कहा गया था, वो लड़कियां आज प्राइम मिनिस्टर को गुहार लगा रही हैं कि आपके ही एक मेंबर पार्लियामेंट ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक बार नहीं 4 बार चुन के आ चुके हैं बीजेपी की टिकट पे, एक बार समाजवादी पार्टी की टिकट पे भी चुने गए, 5वीं बार अभी लोकसभा के सदस्य हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह। नाम जाना पहचाना है ना। 2005 से इन्होंने राजनीति में कदम रखा और इलेक्शनें जीतने शुरू की, 2005 के पहले और उसके बाद भी। आपको सुन के हैरानी होगी कि इस सांसद महोदय पर 84 केसेस दर्ज हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 84, 84। और ये दूसरे नंबर का हाईएस्ट नंबर है यूपी का। सबसे ज़्यादा 108 मामले दर्ज हैं ब्रजेश सिंह पर। बहुत लंबी फहरिस्त है लोगों की। आजकल जो आप देख रहे हो, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, शूट आउट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर अगर केसों की गिनती लें तो इन लोगों के मुकाबले बहुत कम है। बुलबुल सिंह के ऊपर 78 केस, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर 28 मामले, ब्रजेश सिंह के ऊपर 108, एक कोई चुनचुन सिंह हैं एक, उनके ऊपर 70 मामले, राजू भैया, राजा भैया, प्रतापगढ़ के राजा, उनके ऊपर भी 38 केसेस हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, 100 के करीब लोगों की जिनके ऊपर 30, 25, 30 से ज़्यादा केसेस मामले दर्ज हैं। कुछ में बरी हो गए, कुछ में सज़ा हुई और कुछ अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक लेके आते हैं। इनकी विनिंग पावर बहुत मजबूत है। और ये केस खाली एक इलाके में नहीं है,
ये खाली बृजभूषण सिंह की बात करें, इनके ऊपर अयोध्या में, फैजाबाद में, गोंडा में, बहरीत में दर्जनों केस चल रहे हैं, और कोई ऐसी आईपीसी या सीआरपीसी की धारा नहीं है जिसके चलते हुए इनके ऊपर केस नहीं। 302 मर्डर केस, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 306, 353 सरकारी अफसर के ऊपर हाथ उठाना, सरकारी अफसर को काम नहीं करने देना, वो उसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस, उसके अलावा टाडा के केसेस, उसके अलावा पासपोर्ट एक्ट के केसेस, गुंडा एक्ट के नीचे केसेस, ये सब केसेस कोई 120 बी, 420, 453, 408, पता नहीं क्या क्या इतनी धाराएं लगी हुई हैं उन 84 केसेस में कि आप गिन नहीं सकते, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त। वो भारतीय कुश्ती जो उनका जो कमेटी है, उसके फेडरेशन जो है उसके प्रधान भी हैं। और जो आरोप लगा है ये आम लड़कियों ने नहीं लगाया, उन 7 पहलवान लड़कियों ने लगाया है जो कुश्ती करती हैं। सब की सब नेशनल इंटरनेशनल कुश्तीबाज रेसलर्स हैं, बहुत सारे मेडल किलो के हिसाब से देश के लिए जीत के लाई ये लड़कियां, और सब की सब हरियाणा में हैं, हरियाणा की हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप हैं, अपने ही राज्य की लड़कियों के शोषण के ऊपर बोलने से कतरा रहे, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। इसके पहले भी उनके एक मंत्री संदीप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं देश के, उनके खिलाफ एक कोच ने एलिगेशन लगाए सेक्सुअल मिसकंडक्ट के, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बृजभूषण सिंह के ऊपर इतने सीरियस इल्ज़ाम होने के बावजूद, खास तौर पे उस माइनर बच्ची का इल्ज़ाम, 16 साल की उम्र की बच्ची ने, कि मुझे मेरे इस शख्स ने शारीरिक शोषण का इल्ज़ाम लगाया, उसका केस भी दर्ज नहीं हुआ। हालांकि कानून के मुताबिक सेक्सुअल हरासमेंट का केस इमीडिएटली रजिस्टर होना चाहिए। 6 महीने पहले जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद रेसलिंग फेडरेशन ने एक कमेटी बैठा दी, ओवरसाइट कमेटी। उस कमेटी की इंक्वायरी के लिए जो पहलवान लड़कियों ने और जो लड़के इनके साथ बैठे हैं, सारे इंटरनेशनल अवार्डीज हैं, उन्होंने अपना वो थोड़े दिन के लिए प्रदर्शन रोका कि देखते हैं कमेटी क्या फैसला लेती है, लेकिन अभी तक कमेटी की कोई फाइंडिंग नहीं आई। ये जनवरी की बात है। उसके बाद अभी अप्रैल में ये सब कुश्ती वालों ने, रेसलर्स ने, पहलवानों ने फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया। क्या मांग थी उनकी कि जिस शख्स के खिलाफ उनके ये गंभीर इल्ज़ाम हैं, और वो शख्स कोई और नहीं, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, बहुत सालों से है, अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ ये रेसलर लड़कियां सीरियस इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन वो प्रधान जो है, प्रेसिडेंट हैं, वो इन बातों से टोटली इनकार करते हैं। और दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कोई FIR रजिस्टर नहीं करती। अब देखिए, इस देश का कानून, इस देश के कानून के रखवाले वहाँ से नाराज होके ये लड़कियाँ साथ की साथ जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है कि इस शख्स के खिलाफ FIR तो दर्ज हो, केस तो दर्ज किया जाए। और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर चंद्रचूड़, उनके बेंच ने कल दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और FIR दर्ज करने का हुक्म दिया।
और वो जजमेंट सुनाते हुए चीफ जस्टिस की आंखों में आंसू थे। अब देखिए, जिस देश के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस की आंखें भर आए उन लड़कियों की बात सुन के, उन बच्चियों की बात सुन के, जिनको हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी और दूसरे मंत्री ये नारा लगाते थकते नहीं हैं, लेकिन जब बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात आती है तो एक बयान तक सामने नहीं आता। उनकी वो पार्टियां प्राइम मिनिस्टर हाउस के टेबल तक डिनर हो के बंद हो जाती हैं। उसके बाद वो लड़कियां उनके परिवार का हिस्सा नहीं रहती हैं। अगर रहती तो अभी तक उस आदमी को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और यूपी सरकार जो कहती है कि हम गैंगस्टर्स के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो 84 केसेस वाले गैंगस्टर के ऊपर आपने आज तक क्या एक्शन लिया? नहीं। आपने उसको टिकट दी, अपनी पार्टी का टिकट, क्या मेंबर पार्लियामेंट बनो और अपने इलाके में हमारे 8-10 MLA जिता के लाओ, जो वो हर बार जिता के लाते हैं। उनके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं होता। ये दोहरा कथन क्यों? और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि वो एक बाप हैं, उनके बच्चे भले बड़े हो गए, बहुत जिंदगी में सेट हैं, लेकिन उन्होंने 2 ऐसी लड़कियों को गोद लिया हुआ है जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। और जब वो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उन लड़कियों की फरियाद सुन रहे थे, उनको अपनी बेटियां 2 ये जो उन्होंने गोद ली हुई हैं, जो चल नहीं सकती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको अपनी उन बेटियों की याद आ रही होगी। और देश की लाखों वो लड़कियां, बच्चियां, बेटियां याद आ रही होंगी जिनके साथ पता नहीं पूरे देश में क्या होता होगा और उनकी कोई सुनवाई नहीं। कितनी शर्म की बात है इस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, जो अपने राजनेताओं को बताने के लिए उन लड़कियों की इज्जत को ताक पे लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने लकीली किस्मत से एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो सिर्फ कानून की बात करता है, पॉलिटिक्स से कोसों दूर है, किसी से डरता डराने वाला नहीं है। और बहुत सी जजमेंट्स में हमने देखा उसने देश की ऑल पावरफुल सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जितने फैसले लिए हैं, शायद उसके पहले आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ने नहीं लिए। वो भले गौतम अडानी का मामला हो या इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का मामला हो या इसी किस्म के और बहुत सारे केसेस जो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और कानून के साथ सामने रखते हुए कानून को लिए, सत्तारूढ़ पार्टी की परवाह नहीं की। बहुत बार प्रधानमंत्री, जिनको लोह पुरुष कहा जाता है, ऑल पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, उनको भी उन्होंने उनकी जगह दिखाई कि आप नहीं कर सकते। जब इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी से सरकार लगाने लगी तो इसी चीफ जस्टिस ने कहा आप नहीं लगा सकते, उसमें हम बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठेगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठेगा और प्रधानमंत्री बैठेंगे, तीनों मिलके फैसला करेंगे कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन उस इलेक्शन कमीशन का मेंबर कमिश्नर होगा। इस किस्म के बहुत सारे फैसले हैं जहां पे उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को उसका रास्ता दिखाया। दोस्तों, इस केस में भी बड़े दुखी मन से उन्होंने ऑर्डर दिया और ये कहा कि मैं खुद इस केस की निगरानी करूंगा।
उनको कहीं ना कहीं लगता था चीफ जस्टिस को भी कि मेरे ऑर्डर देने के बाद भी शायद इस केस पे पूरी ईमानदारी से काम नहीं होगा। उन्होंने एक रिटायर्ड जज, जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी जिम्मेदारी लगाई। डे टू डे मॉनिटरिंग होगी इस केस की, लेकिन जैसे कि उनको शंका थी वो थोड़ी थोड़ी सही नज़र आ रही। कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 केस FIR रजिस्टर तो कर लिए। एक केस उस माइनर लड़की का दर्ज किया अंडर द पॉस्को एक्ट, दूसरा बाकी 6 लड़कियों का जो बालिग हैं उनके लिए एक सेपरेट FIR दर्ज की कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन दिल्ली में। लेकिन अभी तक FIR दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह को क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया, जबकि अरेस्ट होनी चाहिए थी इमीडिएटली। अरेस्ट तो दूर की बात, अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बुलाया। अभी जो रेसलर्स हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिनका शोषण हुआ, पहले उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके शायद अंदर खाते उनकी स्टेटमेंट जो है वो बृजभूषण को दिखा दी जाएगी और उनके बेस पे वो आदमी अपना जवाब अपने वकीलों से सलाह करके तैयार कर सकेगा। इस किस्म की कंस्पिरेसी भी हो सकती है। सबसे पहले एक्यूज की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, FIR दर्ज हो गई है, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसको उसकी पोस्ट से हटाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के इतने घंटे बाद भी अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR करो, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप इतने दिनों में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो? उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसको आप अरेस्ट करो, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसकी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट का रह गया। जो काम दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को करना पड़ रहा। तो दोस्तों, ये इस देश की ट्रेजेडी है। ये हमारी मानसिकता जो पॉलिटिशियन की बन गई है कि हम तो लोगों के चुने हुए लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमें कहने वाला। और ये बात किसी और ने नहीं, इसी सरकार के लॉ मिनिस्टर ने कही थी कि हमें तो लोग चुन के भेजते हैं, हम उनके जवाबदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग नहीं चुनते। लोगों को हक होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम चुनें। जिस दिन वो दिन आ गया उस दिन इस देश का क्या होगा वो ये पॉलिटिशियन और आप सब अच्छी तरह जानते हो। दूसरी बात जो लोग कुछ हैरान होते कि ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ये इतने बोल्ड और इतने डेयरिंग फैसले कैसे ले लेते, उसका एक कारण है। एक तो इनकी लीगल बैकग्राउंड बहुत साउंड है। इनके ग्रैंडफादर वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। आधी फैमिली इनकी लीगल प्रोफेशन में है और बहुत रेपुटेशन है पूरी फैमिली का। बड़ी ईमानदार इनकी पूरी फैमिली की छवि है और कानून की पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। इतना लंबा समय लीगल प्रोफेशन में रहने के बाद एक भी इल्ज़ाम तो छोड़ो, उसकी अफवाह भी इनकी तरफ नहीं उठी कभी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इन चीफ जस्टिस साहब के पास तकरीबन अभी भी 2 साल का समय बाकी है रिटायर होने के पहले। जो पिछले 8-10 साल में जो भी चीफ जस्टिस बनते थे वो या 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए बन।
और इतना समय तो वो सरकार को खुश करने में लगा देते। आपको याद होगा मिस्टर गोगोई हुआ करते थे एक चीफ जस्टिस, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और चीफ जस्टिस से रिटायर होने के कुछ दिन बाद उनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो क्या तवक्को रखोगे आप इस किस्म के चीफ जस्टिस से, जो जब कुर्सी पे बैठे थे तो सरकार को खुश करते थे और उसका इनाम सरकार ने उनको कुछ दिनों के बाद ही दे दिया। और जब उनको पूछा गया कि आपने राज्यसभा की सदस्य क्यों ली, तो कहते हैं कि मैं जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करना चाहता था, एक पुल बनाना चाहता हूँ ताकि गलतफहमियाँ नहीं हो। लेकिन उसके बाद आज तक राज्यसभा में एक भी बयान उनका नहीं आया। शायद जाते भी हैं कि नहीं जाते पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने, वो भी पता नहीं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ये इस देश की खुशकिस्मती है कि हमें एक कितना अच्छा चीफ जस्टिस मिला, और वो भी इतने लंबे समय के लिए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़े सीरियस केसेस और आने वाले हैं, और ये अपनी टिप्पणियां बहुत तरीके से करते, प्रेस को भी सलाह दे देते हैं बीच में कई बार कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही जजेस के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं जहां उनको लगता है कि ये जजशिप की जो उनकी पोस्ट की जो मर्यादा है उसको कहीं लांघ के दूर जा रहे हैं। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया आज के दिन, तो वो बिल्कुल नहीं कतराते लड़ते, क्योंकि उनका यकीन कानून में है, सरकारी लीडरों से, जब पॉलिटिकल लीडरों से नहीं है। वहाँ आम आदमी के चीफ जस्टिस, और बहुत अच्छी बात है इस लंबा समय वो रहेंगे। लेकिन अभी बृजभूषण शरण सिंह 5 बार लोकसभा सदस्य, बीजेपी के दिग्गज नेता, अब वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में यकीन रखता हूँ लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनको पूछा गया इस्तीफा क्यों नहीं दोगे, बोले मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे भाई, जब FIR हो गई, आपको मौलिक तौर पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने तर्क दिया कि मैं तो वैसे ही आने वाले 1-1.5 महीने में मेरा टेन्योर पूरा हो रहा है, मुझे जितने समय के लिए बनाया गया था वो समय खत्म हो रहा है। सरकार ने ऑलरेडी एक नया अध्यक्ष की चयन के लिए एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है। अब 3 मेंबरी कमेटी अपना फैसला देगी और थोड़े दिनों में एक नया प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और मैं वैसे ही जाने वाला हूँ, लेकिन इस तरह से कुर्सी नहीं छोड़ के जाऊँगा। इनके एलिगेशन से डर के मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे भाई, आप इस्तीफा नहीं देते हो तो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कर रहा है, खेल मंत्री क्या कर रहा है, बीजेपी हाईकमान क्या कर रहा है, अगर कोई हाईकमान है तो क्या कर रही है वो हाईकमान? क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वो एक शख्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? अब इनका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। क्या हर आम आदमी को अब FIR रजिस्टर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों, ये देश बड़े मुश्किल दौर से निकल रहा है। बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो देश की कानून की बात करते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। नहीं तो चमचागिरी की हद हो गई है, कोई लॉजिक की, रीज़न की बात नहीं करते। एक पर्सनैलिटी कल्ट बन गया यहाँ पे, खाली एक व्यक्ति विशेष की पूजा हो रही है। जो मांगा जा रहा है वहीं से मांगा जा रहा है। भगवान के दर पे इतना नहीं मांगा जाता जितना इस दर पे मांगा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाता है। भगवान तो जब आपके ऊपर कृपा करेगा तब मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर आप पॉलिटिकल भगवान के नज़दीक हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, रोड सड़क बनाने का ठेका मिल जाएगा,
आपके किसी घर के शख्स को, किसी घर के जी को, मेंबर को और बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कोई पेंशन मिल जाएगी, कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई बैंक का लोन मिल जाएगा। अगर वापस नहीं किया तो आपको जेल जाने से बचाव हो जाएगा। तो इस किस्म की इमीडिएट अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए आपको जो आदमी की शेप में ह्यूमन भगवान जो है, ह्यूमन गॉड, उसकी पूजा ज़्यादा होने लग गई। और वो भगवान जो मंदिरों में हैं, धार्मिक संस्थाओं में हैं, वो अभी पीछे हट गए। उनको तो बोलते हैं बाद में पूजा कर लेंगे, अभी इनसे भगवान से जो मिलता है पहले वो ले लें, जो फ़ायदा उठाया जाना है। लेकिन कानून किसी भगवान को नहीं मानता। कानून के लिए सिर्फ संविधान भगवान है, उसके लिए कानून का जो स्टैट्यूट है वो भगवान है। जो हमारी CRPC, CIP और दूसरे कानून हैं वो भगवान है। और वो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करता, कोई भी भगवान नहीं करता। तो अच्छी बात है कि हमें उस भगवान ने एक अच्छा चीफ जस्टिस दे दिया, जिससे हमें कुछ आस बची हुई है अभी तक। नहीं तो अब तक अगर ये नहीं होते तो कुछ ऐसे कांड और हो जाते जिनके लिए पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का ख़त्म करेंगे उसकी बात करके, जिस देश में उसकी बहू बेटियां सेफ ना हो, सुरक्षित ना हो, उस देश का फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और उस आदमी का ये कहना, ब्रजभूषण सिंह का, कि ये तो एक लिमिटेड लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं, और ये इतनी देर के बाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बहानेबाजियाँ हैं। आप इतने पावरफुल थे, आपके पास इतनी ताकतें हैं, किसको सिलेक्ट करना है, बाहर भेजना है, किसको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भेजना है, किसको नहीं भेजना है, सब आपने डिसाइड करना है। तो बहुत से लोग बेचारे डर के नहीं बोलते। लेकिन जब आपकी ये हरकतें बढ़ने लगती, एक लड़की से 2 तक पहुंचती हैं, 2 से 3 तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो फिर जब वो लड़कियां इकट्ठी होती हैं तो उनको हौसला होता है। इसलिए उन्होंने बोलने की हिम्मत की। अब 7 की 7 लड़कियां तो झूठ नहीं बोल सकती, ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है। शायद यही बात चीफ जस्टिस के दिमाग में भी आई होगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बीजेपी इस किस्म के लोगों के साथ खड़ी रहेगी, या क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल के कानून के हवाले कर देना चाहिए। क्या बीजेपी लीडरशिप इस शख्स को कहेगी कि आप अपने आप को पेश करो। भागा तो अभी भी नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही। FIR के बाद आदमी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इस बात का जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के साथ जुड़े हुए, क्राइम के साथ जुड़े हुए, ये बेटियों के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म जो है वो सबसे बड़ा क्राइम होता है। इसलिए ये आज का एपिसोड बनाया गया। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।